बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हम इस महफिल को रात के इस पैर से जाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग में डबल हेडर था कि जहां पर पहले कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला गया और 182 रन के हदफ को जो कराची किंग्स ने दिया था बड़ी आसानी के साथ पेशावर ज़ल्मी ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा जहां पे हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की दावत दी, 213 रन स्कोर किए गए पहले बैटिंग करते हुए और उसके बाद फिर 4 विकेटों से इस मैच को अपने नाम करने में हैदराबाद की टीम कामयाब हुई। मैच समरी पर एक निगाह डालेंगे कि इस मैच में जनाब हुआ क्या और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले हमें दोनों टीमों की जानिब से देखने को मिला। टॉस जीतकर हैदराबाद ने मुल्तान को पहले बैटिंग की दावत दी, 213 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। स्टीव स्मिथ और साहबजादा फरहान ने 132 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया, 106 रन की इनिंग खेली स्मिथ ने और 66 रन बनाने में साहबजादा फरहान कामयाब रहे। आकिब जावेद ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में 47 पे उस्मान खान के 101 रन की बदौलत महज जो है वो 19वें ओवर में जो है वो इस टारगेट को जो है वो चेस कर लिया और इस तरह इस मैच में जो है वो 20वें ओवर में इस टारगेट को चेस किया और इस तरह इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 3 गेंदें काबिल इस टारगेट को चेस करने में हैदराबाद की टीम कामयाब रही। आज इस मैच को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ दूसरे मैच को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से का बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह से वो क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जिस तरह वो खिलाड़ियों को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं उसमें कोई उनका सानी नहीं है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम सेलेक्ट होकर बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए जा रही है, इसमें भी इनके डिपार्टमेंट के 4 प्लेयर्स मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व करने वाले जनाब ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके इन खूबसूरत अल्फाजों का। बहुत अरसे के बाद ज़हीर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा सा बात करते हैं ज़रा इस मैच के हवाले से कि जहाँ पे हैदराबाद ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद हैदराबाद ने पहले जो है बैटिंग की दावत दी मुल्तान को। ज़हीर भाई 132 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला और साहबजादा फरहान आपके डिपार्टमेंट से भी खेलते रहे, बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं साहबजादा फरहान। 132 रन के स्टैंड के बावजूद आप समझते हैं कि 213 रन, ये थोड़े से रन कम स्कोर किए थे जिसका नुकसान जो है मुल्तान सुल्तान को उठाना पड़ा। जिस तरह की पिच थी और जिस तरीके से साहबजादा फरहान बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 2 छक्के मार लिए थे, तीसरे छक्के के ऊपर जाके वो आउट हुए जो कि बनता नहीं था उनका। और उनसे मेरी कभी भी जब भी मेरी मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई, मैंने उनसे यही कहा है कि थोड़ा सा सांस ले लिया करें, कंटिन्यू ना किया करें। अगर मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान आउट नहीं होते तो ये स्कोर जो है 250, 240, 250 के करीब जाता, जो हैदराबाद के लिए मुश्किल होता। नो डाउट 213 रन चेस करना भी जो है कोई इतना आसान काम नहीं था, मगर हैदराबाद की टीम स्पेशली उस्मान देखिए, उस्मान जो कुछ भी कर सकता है। उस्मान एक सरप्राइज प्लेयर है, ऐसे प्लेयर हैं, उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जिस डिपार्टमेंट से खेले थे फर्स्ट क्लास, अकेले तनहा उन्होंने जो है अपनी टीम को बचा लिया था रेलीगेशन से और स्कोर कर गए थे। तो उस्मान जो है इन पिच के बेहतरीन प्लेयर हैं और इन्होंने जो है माशाल्लाह अच्छी इनिंग खेली। मगर साहबजादा फरहान को मैं समझता हूँ कि 100 रन करने चाहिए थे और अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके लिए 62 रन जो है वो काफ़ी नहीं थे। 12 ओवर के अंदर जो है इन्होंने 132 रन किए थे, तो आप देखें कि 10 रन से भी ज्यादा का इनका एवरेज जा रहा था, तो बनता नहीं था कि वहां पर जो है रन। लेकिन उसके बाद क्या वजह समझते हैं, जैसे 132 के ऊपर विकेट गिरती है, उसके बाद फिलिप्स आ जाते हैं, फिलिप्स को 19 रन आते हैं, उसके बाद कोई भी जो बैटर है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। देखें उसके बाद ओवर रह गए तकरीबन 7। आपने देखा वो 7 ओवर में जो है सेट होने का तो टाइम होता नहीं है, उसमें रन्स नहीं करने। जहाँ रन्स जो बंदा प्लेयर लेने जाएगा तो फिर वो आउट भी होगा, तो जिसकी वजह यही थी कि ओवर्स कम थे और उसके बाद जो है वो नहीं कर सके रन। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर साहबजादा फरहान खड़े होते आखिर तक अपने 100 रन करते तो उनकी टीम को भी सपोर्ट मिलती। और आप समझते हैं कि 230 240 की ये पिच थी और यहाँ पे थोड़े रन भी कम किए, फिर लग यही रहा था। 12 ओवर में जब 132 हो गए थे तो मैं यही समझ रहा था कि ये तो मुझे लग रहा है कि बाकी 8 ओवर के अंदर भी जो है 100 रन कर देंगे, ये आराम से 240 की तरफ चला जाएगा। मगर जिस तरीके से साहबजादा फरहान आउट हुए तो बस उसके बाद थोड़ा सा जो है आपको पता है कि जब ओवर्स कम हो गए तो आने वाले बैट्समैन के लिए तो टाइम नहीं होता सेट होने का, उसने तो मारना है, आके रन निकालने हैं, तो उसमें विकेटें भी गिरती हैं। लेकिन ये उस्मान की इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपने देखा कि शुरू में विकेटें गिर गई हैदराबाद की, उसके बाद फिर कम बैक किया उस्मान ने जिस अंदाज से खेला और बड़ा ब्रूटल और बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा किया। उस्मान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बात ये थी कि कई अरसे से आपने देखा होगा कि उस्मान जो है वो ऐसे रन कर नहीं पा रहे हैं जिसमें उनका नाम था और नाम है
जो उन्होंने पिछले PSL के अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया था, आपने देखा होगा। तो इस PSL के अंदर उनको ये ज़रूरत थी इस सेंचुरी की, और उनकी टीम के जीत में जो है शामिल हुई है उनकी सेंचुरी। मैं समझता हूँ बड़ा कारनामा है उनका ये। तो आपको लगता है भी हैदराबाद अब इस रेस में आ चुकी है कि प्लेऑफ के मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है? कराची में आने के बाद जो है हैदराबाद की टीम जो है आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, और कुछ भी कर सकती हो। ऑलराइट है, कराची में आने के बाद जनाब हैदराबाद की किस्मत जो है वो थोड़ी जो चमकी है, लेकिन अभी भी जो मुख्तलिफ 3-4 टीमें उनको एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे दिखाएंगे पॉइंट्स टेबल भी कि जनाब इस वक्त कौन कौन सी टीमें जो प्ले ऑफ के मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच को, कि जहाँ पे 132 रन का ओपनिंग स्टैंड स्मिथ और साहबजादा फरहान ने फराहम किया, लेकिन उसके बाद उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी मुल्तान सुल्तान। और आखिरी 4 ओवर में यानी कि 16 से लेकर 20 ओवर्स में जो है वो सिर्फ 31 रन बन सके, और शिकस्त का दाग जो है वो मुल्तान सुल्तान के माथे पर सज गया। लेकिन जनाब कुछ दाग गहरे होते हैं, लेकिन गहरे दागों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन गहरे दागों को मिटाने के लिए सर्फ एक्सेल है ना, और सर्फ एक्सेल जहां हो तो फिर गहरे दागों की फिक्र करनी बनती भी नहीं है। पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त क्या सूरत हाल है जनाब, क्या उथल पथल बची है पॉइंट्स टेबल पे, उसको देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो नीचे हुई, कौन सी टीम ने जो है तरक्की हासिल की है इस पॉइंट्स टेबल पे, कि जहां पे पेशावर की टीम अब तक अनबीटन रहते हुए 17 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। मुल्तान को आज के मैच में गोग की शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर उसकी पोजीशन बरकरार है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर मौजूद है, और हैदराबाद ने अब जो है वो कोयटा और लाहौर को और कराची को पीछे धकेलते हुए आज की मैच की इस जीत के बाद न सिर्फ अपने रन रेट को बेहतर किया, बल्कि साथ साथ पॉइंट्स टेबल पे चौथी पोजीशन भी हासिल की। अब लाहौर, कोयटा और कराची जो है बिलतरतीब 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे मौजूद है, और रावलपिंडीज जो है वो ज़बरदस्त अपनी लर्न होने की वजह से जो है वो 8वें नंबर पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह गहरे दागों की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि सर्फ एक्सेल है, इसी तरह रिजवान की परफॉर्मेंस की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि लर्न तो है ना। तो बहरहाल रिजवान लर्न कर रहे हैं और आखिरी नंबर पर उनकी टीम मौजूद है, और उन्होंने कह भी दिया है कि वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं, जरा इस मैच में वापस आते हैं। ज़ेर भाई, जिस तरह ये बात कर रहे थे कि 132 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला, फिर हमने देखा कि मुल्तान के जो 16 से 20 ओवर हैं, 4 ओवर्स के दरमियान सिर्फ जो है वो 31 रन आए, यानी 24 गेंदों पे 31 रन आए। आपको लगता है ये कॉस्ट कर गए? बिल्कुल, आप देखें ना, मैंने भी आपको ये बात कही ना कि 7 ओवर रहते थे और जाहिर बात है कि उसके अंदर स्कोर करना था, और बैट्समैन को आते ही रन्स करने में प्रॉब्लम होती है, जो मैं समझता हूँ कि मुल्तान के बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर सके, और जिसकी वजह से मैच फंस गया। अभी आपने एक बात कही रिजवान की, कि वो कह रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ी ज्यादती की है अब्दुल्ला फजल के साथ। वो अब्दुल्ला फजल जो पाकिस्तान में इस वक्त डोमेस्टिक में टॉप करके आ रहे थे एज ए ओपनर, उन्होंने अच्छे रन्स किए और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो, 4 डे के भी, 1 डे के भी और T20 के भी। एक यंग लड़के को उन्होंने जो है बिल्कुल 6ठे नंबर पे बैटिंग करा रहे थे, और इसके बाद जो है उन्होंने जो उसको नीचे खिलाया और खुद ओपनर जाते रहे, और टीम का बेड़ा गर्क हो गया, और टीम की पोजीशन आपके सामने। लेकिन भी साथ साथ अगर हम अब्दुल्ला फजल की तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अनसंग प्लेयर हैं कि जिनकी कोई बात नहीं कर रहा। कामरान गुलाम ने 50 किया, उसके बाद कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्टर ने रन किए थे, उसके बाद फॉरेस्टर को भी जो है वो बड़ी मुश्किल से फिर चांस दिया गया। फिर हमने देखा कि शाहजेब खान जो पाकिस्तान अंडर-19 की प्रोडक्ट है, और सभी शाहजेब खान के वाले से बात करते हैं, उनको भी बहुत ताखिर के साथ जो है वो पिंडीज ने खेलने का मौका दिया। आपको लगता है कि प्लानिंग का बड़ा फुकदान रहा है पिंडीज की टीम में, और रिजवान मुल्तान सुल्तान से 6 मैच हारे, फिर 7 मैच, यहाँ पे तो 13 मैच मुसलसल अपनी कप्तानी में हार चुके हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ उसमें यह है कि लर्न कर रहे हैं। देखें यार अली भाई, बात पता है क्या है, ये नाम तो सारे हैं जो बाहर से लेकर आगे हम कोच बना दिया, सब कुछ बना दिया, इनको नॉलेज नहीं है प्लेयर्स के बारे में। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दिनों में प्रोग्राम देख रहा था मोहम्मद यूसुफ का, वो कह रहे हैं कि एहसान अली कौन है और कहाँ से उठ के आ गए। उन्हें पता ही नहीं है कि एहसान अली ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की डोमेस्टिक के अंदर, और वो बाकायदा बच्चा परफॉर्मर था, 1 साल से इंजर्ड है, इसलिए पिक्चर पे नहीं था। अदरवाइज जो है कोयटा ग्लेडियर्स क्यों खिलाते? कोयटा ग्लेडियर ने उनके साथ भी ज्यादती की है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक उनकी नॉलेज, उनको मालूम ही नहीं था कि आज वो मैच खेलने नहीं खेलने, अपना सामान सारा
आए हुए थे, किसी का सामान लिया, किसी का हेलमेट लिया, तो बैट्समैन को जब तक अपने हथियार ना मिले तो फिर वो प्लेयर जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ यहाँ पर भी ज्यादती हुई है। तो इस तरीके से जो है जो भी ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता किसी भी प्लेयर के बारे में, जिसकी वजह से जो है ये मुश्किलात आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और अभी इन्होंने एहसान की बात की, तो उसमें जो मोहम्मद यूसुफ ने स्टेटमेंट दिया उसमें मोहम्मद यूसुफ से ज़्यादा कसूर उन लोगों को समझता हूँ कि जो जानते हैं कि कौन प्लेयर कहाँ से है, क्योंकि डोमेस्टिक पे उनकी बड़ी गहरी निगाह भी है। उसके बावजूद अगर वक्त पे वो खामोश बैठे हैं तो वो मेरे नज़दीक तो वो जुर्म ही है कि अगर आप किसी हकदार प्लेयर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि अब बड़े दावे तो बड़े होते हैं कि जब हकदार प्लेयर की बात करते हैं हम मेरिट की और इंसाफ की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त पे अगर आप आवाज़ ना उठाएं तो मेरे नज़दीक आप फिर बराबर के जो है वो कसूरवार भी हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस प्रोग्राम के अंदर तौसीफ अहमद जो है उनके साथ बैठे हुए थे, और तौसीफ अहमद जो है एहसान अली को अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, उनकी सारी क्रिकेट पता है, मगर है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो खामोश बैठे रहे। उनके साथ अगर कभी ज्यादती हो तो आके कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती है। अगर किसी प्लेयर्स के बारे में ये कहा जा रहा है तो उनका फर्ज बनता था कि मोहम्मद यूसुफ को बताते कि भाई इस प्लेयर की ये परफॉर्मेंस है और मैं उसको जानता हूं। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त तौसीफ भाई नहीं चाहते हो कि किसी प्लेयर की तारीफ करें या किसी प्लेयर के बारे में बताएं, हो सकता है उनके अपने कुछ ऐसे मामलात हों कि इस पर वो नहीं बात करना चाह रहे हो, उस वक्त मौका नहीं हो ऐसा बात करने का। देखिए, जब हम चैनल पे आकर बैठते हैं ना तो हमें न्यूट्रल होकर बात करनी होती है। ये नहीं होती कि हम किसी की तारीफ करें या ना करें, जो जो जिसका हक बनता है वो हमें करना चाहिए। मिसाल के तौर पे बाबर आजम ने अपने आप को परफॉर्म करके दिखाया 17 ओवर के अंदर, देखें उसने जिस तरीके से छक्के मारे। हम यही क्रिकेट तो कह रहे हैं कि उसने एक बॉल डॉट खेली और बाकी जो है सेंचुरी उसने की है बाकी बॉलों के ऊपर। हम खुश हैं इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, हम दुआ करते हैं कि उसकी यही परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी आए बाबर की। मगर हम ये कहते हैं कि जो इनिंग बाबर ने खेली और 17 ओवर के अंदर जिस तरीके से 17वें ओवर में जिस तरीके से छक्के मारे, वही चीज हम चाहते हैं कि जो सर्कल के 5 ओवर है उसमें वो इनिंग खेले। ठीक है, बारलाल हम बात करें जरा पिंडीज के हवाले से, और इस वक्त मुझे पाकिस्तान के ज़बरदस्त एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया जो स्पोर्ट्स प्रोडक्शन के हवाले से, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स के प्रोडक्शन के हवाले से बड़ा नाम रखते हैं, साथ साथ एनालिस्ट भी हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अरसलान शिराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सहाफ़त इनके खून में रची वसी है, पूरी फैमिली में भी इनके जो है बड़े जय्यद सहाफ़ी मौजूद हैं। शो में खुश आमदेद कहते हैं अरसलान शिराजी को। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी ताखिर से आपने हमें ज्वाइन किया। हम बात कर रहे थे पहले तो मुल्तान सुल्तान हैदराबाद के मैच में, किस तरह से एनालाइज करेंगे और क्या गलतियां की हैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने? 132 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला, उसके बाद फिर मैच में वो वापस आए कि जब उन्होंने हैदराबाद की जल्द विकेटें हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद मोमेंटम उन्होंने लूज कर दिया। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो 17वां, 18वां, 19वां और 20वां ओवर था उसमें गेम चेंज हुई और बड़ी अच्छे तरीके से उसमें हैदराबाद ने उसको कैच किया। अगर ठीक है, सुन पा रहे हैं अरसलान, आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त तरीके से पहुंची बारी। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ज़रा बात करेंगे कराची पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच हुआ, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में सबको हैरान कर दिया। अब तक की अनबीटन टीम है पेशावर ज़ल्मी, और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त तक टॉप पर मौजूद है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हैदराबाद के मैच को जो मुल्तान सुल्तान के साथ खेला गया, लेकिन आज एक और भी मैच खेला गया जो पहला मैच था आज के दिन का, कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी। इस मैच में क्या रहा, एक नज़र डालेंगे समरी पे, कि जहाँ पे कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 182 रन स्कोर किए और उसके 9 खिलाड़ी आउट थे। आजम खान ने और जैसन रॉय ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप फराम की, 63 रन की पार्टनरशिप थी इन दोनों के दरमियान। जैसन रॉय 85 बना सके और आजम खान ने 35 रन स्कोर किए, और जवाब में मतलूबा टारगेट कोशाल मेंडिस की ट्रैफिक बैटिंग फॉर्म की वजह से जो है वो हासिल कर लिया। 80 रन बनाए कोशाल मेंडिस ने। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 कैप्टन 58 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। लेकिन इस मैच की जो खास बात थी वो थी अली रजा की हैट्रिक, जो यंगेस्ट T20 में पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वाले बॉलर्स में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। किस तरह देखते हैं इस मैच को कि 182 रन का हदफ था, और जैसे आजम और जैसन रॉय की विकेट गिरती है उसके बाद कराची किंग्स भी उस मोमेंटम में नजर नहीं आई, और फिर अली रजा ने आके जो है अपनी पेस बॉलिंग से सबको हिरासा भी किया और साथ साथ हैट्रिक भी स्कोर की। जी,
कराची के किंग जो है लाहौर जब पंजाब में खेल रही थी, आपने देखा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी थी। इत्तेफाक ये बैड लग रही उनकी कराची आने के बाद इनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई, हैदराबाद की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। अली रजा नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं और इनको फ्यूचर पाकिस्तान कहा भी जा रहा था। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त उनको पाकिस्तान खेल भी लेना चाहिए था, मगर मुझे नहीं पता कि अभी तक क्यों नहीं खेला। आज उन्होंने जिस तरीके से हैट्रिक की है, आप कुछ कह रहे थे आइस का, कुछ आई साइड का मसला इनका बताया था, आपको याद होगा पिछली दफा जब इनके सिलेक्शन पे बात हो रही थी। देखें, अगर आई साइड का मसला था तो फिर पीएसएल में कैसे खेल रहे हैं, कैसे आउट कर रहे हैं। तो किसी को नहीं लेना हो तो उसके लिए 100 बहाने हैं। मगर अली रजा जो एक ऐसे बॉलर हैं कि जो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और उनकी आप बॉल देखें, उनके बॉल में जो है झलक है, अंदर भी आता है बाहर भी निकलता है। तो इस लिहाज से जो है मैं समझ रहा हूँ कि अली रजा की जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास थी। आज जो उन्होंने हैट्रिक की, हैट्रिक देखें हर रोज़ नहीं होती है, गिनती के प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक की हुई है। और कराची किंग की परफॉर्मेंस, आजम खान नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, मगर आजम खान अभी तक जो है उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से मतलब उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि एक एंड से जिस तरीके से आज उस्मान ने मैच जितवा दिया, इस तरीके से वो इनिंग खेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि इस तरह भी नसीम शाह जो है उनके फिटनेस के मसाइल हैं, पाकिस्तान को एक तेज़ बॉलर के एज बॉलर की एक बड़ी पाकिस्तान को ज़रूरत है कि जो बड़ी पेस के साथ गेंद कर सके। अली रज़ा उस गैप को फिल कर सकते हैं क्योंकि अली रज़ा में तमाम तर पोटेंशियल मौजूद है कि कम से कम T20 की सतह तक तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये कहें ना कि वसीम अकरम, वकार यूनुस या शुएब अख्तर जैसा कोई बॉलर अगर हो और या आ जाए तो ऐसा नहीं है। मगर ये है कि ठीक है, नसीम शाह की जगह जो है बिल्कुल आ सकते हैं वो, क्योंकि नसीम शाह जो है मुस्तकिल इंजर्ड रहते हैं। आप एक चीज़ नोट करें, शाहीन जो है जब वो फिट थे तो उन्होंने इंडिया की टीम को किस तरीके से उड़ा दिया था। एक दफ़ा जब वो इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आया, आपको नज़र आया होगा। सेम नसीम शाह की भी है। नसीम शाह अगर एक दफ़ा अनफिट हो गए जिस तरीके से हसन अली हुए थे, तो फास्ट बॉलर के लिए बड़ी बैड लग रहती है कि अगर वो इंजर्ड हो जाए तो फिर उनका कमबैक बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ अगर हम ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम ने जो इनिंग खेली 52 बॉल पे उन्होंने 100 किए, हालांकि उसके बाद फ़खर ने भी 51 बॉलों पे 100 कर दिया। लेकिन बाबर आजम की सेंचुरी को इस तरह बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने पता नहीं कोई वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने 100 कर दिया। ठीक है, एक अच्छी इनिंग है, सब उसको अप्रिशिएट करते हैं कि बाबर ने बड़े अरसे के बाद बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उस इनिंग को बेस बना के जहाँ पे कोयटा पहले से ही जो है वो बिल्कुल दबी हुई टीम है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, उसके खिलाफ जो उन्होंने 100 किया उसको बेस बना के बाबर की कप्तानी की बात की जा रही है कि बाबर को कप्तान बना दो। बल्कि कुछ फॉर्मर प्लेयर जो प्लेयर कम और बाबर के एजेंट अब ज्यादा लगते हैं, वो ये कहते हैं कि टेस्ट और वनडे का भी कप्तान बना दो। देखिए, बात यह है कि जो बाबर को नुकसान होता है ना, इन्हीं किस्म के लोगों की वजह से होता है, नादान दोस्तों की वजह से। जो बाबर को देखिए, बाबर अच्छा बैट्समैन, हम हमेशा कहते हैं अच्छा बैट्समैन है। वो T20 में स्ट्राइक रेट उसका सही नहीं था। ठीक है, इस मैच में उसने परफॉर्म किया, इस सीजन में PSL के सीजन में उसने अच्छा परफॉर्म किया, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दें, वो फिर ओपनर चला जाए और उसके बाद फिर वो 12 ओवर तक 50 रन खड़े और उसके बाद बाकी 8 ओवर में टीम जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाए, प्लेयर आउट हो जाए। देखें, बाबर जो है दिमाग से है ना, बाबर थोड़ा सा कमज़ोर है, वो डरता है आउट होने से। अगर वो उसका खौफ ख़त्म हो जाए आउट होने का, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्लेयर है और नो डाउट उसको एज ए बैट्समैन खिलाएं। या देखें, तेंदुलकर भी तो इंडिया में था, इसके अलावा दूसरे प्लेयर ऐसे थे जो जब कैप्टन से कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया एज ए बैट्समैन। अच्छा, वक्त में आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि बासित अली ने कहा कि बाबर आजम इसकी आधी परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, बाबर प्लेयर तो अच्छा है ना, नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल मैच की आधी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते। अगर वो इस तरीके से इनिंग खेलें तो बिल्कुल दे सकते हैं। बाबर क्यों नहीं दे सकते? लेकिन उनका कहना यह है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, कोयटा ग्लैडिएटर का अटैक अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस कोयटा की वैसे अच्छी नहीं जा रही, इस तरह की परफॉर्मेंस बाबर नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो फिर बासित अली कहते हैं मुझे खुशी होगी, मुझे गलत साबित कर दें। देखिए, उस्मान तारिक को जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे हैं, आपने देखा होगा, एक स्ट्रेट मारा, एक मिड विकेट मारा, जिस तरीके से, तो बाबर इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है बहाल हो गया है। एक प्लेयर का जब कॉन्फिडेंस यहाँ तक आ जाए तो हमें उसे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम ये किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये नहीं खेल सकता। अच्छी उम्मीद क्या करें? अच्छी उम्मीद T20 में बाबर की वापसी आप देख रहे हैं, कप्तान देख रहे हैं। वापसी तो लोग वैसे ही तरस रहे थे कि उसे किसी तरीके से अंदर जगह में लेकर आ जाएं, तो जाहिर बात है उसको लेकर तो आएंगे। मगर एज ए कैप्टन के लिए बातें लोगों ने करना शुरू कर दी है, तो बड़ा अफसोस होता है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कि बाबर में कप्तान की एबिलिटी थी कि बाबर जो है यहाँ पर खेला, तो इसके अंदर कोच का भी मेरे ख्याल से दारोमदार है कि कोच ने जिस तरीके से बाबर को सोशल मीडिया से दूर रखा है, जिस कोच ने जो है बाबर का फोकस पूरा क्रिकेट पे रखा है, हम उनके कोच को भी ये क्रेडिट देना चाहिए जिसने बाबर का माइंड जो है ना वो क्रिकेट की तरफ रागिब किया है। ठीक है, अच्छा बाबर का तो माइंड जो क्रिकेट से थोड़ा
की तरफ आ गया है, सोशल मीडिया से दूर हो गए हैं। लेकिन नवाज़ के बारे में जो बड़ी एक अफसोसनाक खबर आई है मोहम्मद नवाज़ ने, है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो रिक्रेशनल ड्रग्स लिए हैं और उसका फिर उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। इतनी बड़ी खबर के बाद आज का मैच खेलना लगता है आपको कि बनता था नवाज का, या आपको लगता है कि लीग से आज के मैच में कम से कम उनको रेस्ट देना चाहिए था? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बंगला वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने इतना लेट रिजल्ट अनाउंस क्यों किया। अगर ऐसी कोई बात है, ठीक है, अभी तो उनका टेस्ट भी होने वाला है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बाद फिर मुझे देखें। वो तो एग्री नहीं कर रहे हैं नवाज, मगर होता ये है कि देखें प्लेयर्स को है ना अवेयरनेस दी जाती है। जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजियो होते हैं, किस लिए होते हैं? आप कोई भी अगर मेडिसिन लें तो उनसे पूछ कर लें। हो सकता है कोई ऐसी मेडिसिन ले ली हो जिसके अंदर ये चीज़ शामिल हो और उसको ना पता हो, तो ये इनकी समझ लें कि कोताही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि नवाज के अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ देगा तो बचत हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल काम है। आप पिछली दफ़ा देखें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी रिक्रेशन ड्रग की, तो मेरे ख्याल है उसको जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि रिक्रेशन ड्रग में इतनी सज़ा नहीं होती है जितनी डोप टेस्ट के अंदर होती है। डोप टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से सज़ा ही 2 साल से शुरू होकर 10 साल तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और अच्छा, नवाज आपके साथ खेले भी हैं, आपके डिपार्टमेंट से भी काफ़ी खेले हैं, और क्या और मिसाल बड़ी मशहूर है कि राह चल के देखो और साथ बस के देखो। तो आपने नवाज के साथ राह भी चल के देखा है, टूर्स पे आप जो पाकिस्तान में, आप पूरे पाकिस्तान में मैचेस खेलते हैं, आपने साथ बस के भी देखा है। एज ए ह्यूमन, क्रिकेटर के तौर पे तो हम जानते हैं, एज ए ह्यूमन आपको नवाज से किस तरह के इंसान लगते हैं? कि आपको लगता है कि क्या वो वाकई उन्होंने किया है या गलती से जो है सहवन जो है वो इस चीज़ में फंस गए? खबर सुनने के बाद तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। नवाज बहुत अच्छे इंसान है और बहुत समझ लें कि सुलझे हुए इंसान है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है, कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है कोई मेडिसिन ऐसी ले ली हो जिसके अंदर ये शामिल हो, बगैर नवाज की कोई गलत हैबिट नहीं है। अच्छा, अच्छे इंसान है या मासूम भी है? क्योंकि यहाँ पे एक क्रिकेटर इतने मासूम थे कि वो अपनी बेगम की दवा खा गए और डोप टेस्ट में जो पकड़े गए। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं, वो दुनिया घूम रहे होते हैं, तो मासूम तो खैर कोई नहीं होता, मगर नॉलेज का फकदान होता है। इसके बावजूद पीसीबी नॉलेज देता है, ऐसी बात नहीं है, क्लासेस होती हैं, अवेयरनेस देते हैं, तो प्लेयर्स को पता होता है कि जो है ना हमने कोई भी मेडिसिन लेनी है तो वो हमने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। जो फिजियो साथ क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं फिजियो। हो सकता है कि कोई गलती कर दी हो। ठीक है। अच्छा, कल अब 2 मैचेस खेले जाएंगे। यूनाइटेड का मुकाबला होगा रावलपिंडीज़ के साथ और कलंदर से खेल रही है कराची किंग्स के साथ। सबसे पहले तो पहला मैच जो खेला जाएगा उसके बारे में बताएं कि यूनाइटेड और रावलपिंडीज़ जो है वो खेल रहे हैं, कराची में खेलेंगे। देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ रावलपिंडी बिल्कुल ही सारे मैच हारती गई है, तो हमें नहीं अब यकीन है कि रावलपिंडी की टीम दोबारा उठेगी और इस्लामाबाद की टीम मैच जीत जाएगी। ठीक है। कलंदर्स और किंग्स? कलंदर की चांसेस ज़्यादा है। कलंदर के चांसेस क्योंकि कराची में आके कराची की टीम हार रही है। ठीक है, कराची की टीम आ रही है। लाहौर में मैच खिलाएगा कलंदर्स का और किंग्स का। कल तक के लिए अली सलमान को, ज़हीरुल हसन साहब और पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।